नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और बेसिक साइंस का 19वां वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इससे पहले 18 वीडियो आप लोग देख चुके हो और 18वें वीडियो में लास्ट में हमने न्यूटन की गति के नियमों के बारे में चर्चा की थी और आपने देखा कि न्यूटन की गति के 3 नियम हमने पढ़ने हैं, जिसमें से पहला नियम, जिसको आपने जड़त्व का नियम भी कहा था, वो हमने पढ़ लिया और उसके बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े थे। ठीक है, और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इनमें ध्यान ये रखना है कि प्रथम नियम में आपको ये देखना है कि जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा गुण है किसी वस्तु का जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जिस उदाहरण में आपको ऐसा लगे कि अवस्था परिवर्तन का विरोध हो रहा है, वो प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होगा। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये नियम पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले संवेग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले इन चीज़ों को साथ साथ क्लियर करते जाओ। अब एक नई भौतिक राशि आई है जिसे हम संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। संवेग, ठीक है। संवेग क्या होता है? कोई भी वस्तु के द्रव्यमान यानी उसका मास m तथा वेग के गुणनफल को, ध्यान देना थोड़ा सा, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणा कर दो, संवेग कहलाएगा। और इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल p से दर्शाते हैं। इसका मतलब जो संवेग है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर mv। ठीक है, ये संवेग का सूत्र हो गया, द्रव्यमान इंटू वेग। वेग को हमने v से लिखा था। ठीक है, तो द्रव्यमान इंटू वेग संवेग का सूत्र हो गया। अगर इसके मात्रक की मैं बात करूं, संवेग के मात्रक की अगर मैं चर्चा करूं, तो बहुत ही सिंपल है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी है। द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि में आता है और वेग का मात्रक हमने चाल और वेग वाले टॉपिक में पढ़ा था, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि संवेग एक सदिश राशि है बच्चों, यानी संवेग की भी दिशा होगी। और वो दिशा कौन सी होगी वो ध्यान देना। संवेग का फॉर्मूला ये होता है P बराबर mv। अब संवेग सदिश राशि है तो इस पे वेक्टर का चिन्ह लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान अदिश होता है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है। शुरुआत में मैंने सदिश और अदिश बताया था आपको। तो द्रव्यमान अदिश होती है, लेकिन वेग सदिश राशि होती है। तो बराबर में सदिश राशि है वेग, तो वेग के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दिया। तो ये जो इसका रूप बना इस फॉर्मूले का, ये इसका सदिश रूप कहलाता है। जब भी सदिश रूप लिखो तो कोई भी फॉर्मूले के बराबर में सदिश है उस पे वेक्टर चिन्ह लगा दो, और दूसरी साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेक्टर है उस पे वेक्टर चिन्ह लगाओ, और राइट हैंड साइड में जो भी सदिश है उस पे सदिश का चिन्ह लगाओ। अब द्रव्यमान अदिश होता है तो मैंने कुछ नहीं लगाया, खाली पढ़ा है। लेकिन वेग सदिश है तो मैंने वेग पर सदिश का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखो, देखने वाली बात ये है कि इसमें इसकी दिशा क्या होगी। तो P की जो दिशा है, P वेक्टर की दिशा,
v वेक्टर की दिशा में होगी। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि सदिश का पूरा टॉपिक है बच्चों, और मैंने तो एक नॉर्मल बेसिक रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी सदिश सदिश क्या होते हैं, और एक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। लेकिन सदिश एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, उस पर हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है कि P की दिशा वही होगी जो V की दिशा है। ध्यान रखना, कोई भी सूत्र हो, कोई भी समीकरण हो, और दोनों तरफ जो सदिश राशि है उन पे वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। अगर पूरी समीकरण के अंदर आपको पॉजिटिव चिन्ह नज़र आता है, प्लस का चिन्ह, अब यहाँ पर ये समीकरण प्लस के चिन्ह में ही है, यहाँ पर कहने का मतलब प्लस का ही चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं होता वो प्लस का चिन्ह मानते हैं, ठीक है। तो सदिश राशियों में जब भी प्लस माइनस के जो चिन्ह आते हैं बच्चों, ये चिन्ह हमेशा दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अगर धनात्मक चिन्ह है तो आप समझ जाना दोनों की दिशा समान है, यानी P और V की डायरेक्शन समान है। अगर इसी सूत्र में यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता तो उसका मतलब होता P और V की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा है, ठीक है। मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश की है, आप इसको समझना। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है, एक नोट लगाकर विशेष, ठीक है, इनको याद करना यहाँ से क्या कि सदिश, आपको सदिश की कंपैरिजन करनी है, सदिशों की तुलना करनी है। तो सदिशों में प्लस या माइनस चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है, एक नंबर बात, ये पहला पॉइंट। प्लस माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? दिशा को, ठीक है। और एक बात मैं आपको बेसिकली वैसे समझा देता हूं, जैसे एक एग्जांपल में, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एक उदाहरण तो ये ले लिया, और ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एक एग्जांपल ये ले लिया। देखो इन दोनों में वैसे सदिश की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब आप सदिश का मैटर पढ़ेंगे तो इस दौरान, क्योंकि मैं भी ये नहीं शुरू कर रहा क्योंकि ये कक्षा 11 का हिस्सा है, तो कक्षा 11 में ये चीज़ें आती हैं। हाँ, छोटी क्लासों में नॉर्मली इनका नाम देखने को मिलता है, सदिश, अदिश, ठीक है, बेसिक साइंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें इनका नाम देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक रूप से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए ए बराबर बी, अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। इसका अर्थ क्या है? ए वेक्टर व बी वेक्टर ए की दिशा में है, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट हम पढ़ रहे थे न्यूटन की गति का दूसरा नियम, लेकिन ये बीच में ये जो पॉइंट आ गए इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इनको याद रखना, आपको आगे भी काम आएगी। अगर माइनस का चिन्ह आ गया ना तो इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में है। बस ये चीज़ें याद रखना आप लोग, इससे आप लोग डायरेक्शन बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। अब बताओ मेरे इस सूत्र को देखकर P बराबर mv, मैंने जो यहाँ नोट कर रखा है, अब इस सूत्र में P और mv की मैं अगर बात करूँ, अब देखो ये चीज़ें कहाँ काम आएगी। अब ये चीज़ें आप लोग बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो, और मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें जब आपके आगे दोबारा आएगी ना, तब आप ये वीडियो याद करोगे कि वास्तव में सर ने हमें ये पॉइंट कहीं पर क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। अब आप लोगों को हो सकता है ये चीज़ें नई लग रही होगी, लेकिन बच्चों ये चीज़ें बहुत काम आती हैं आप लोग अपने को, और इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इस प्रकार हम समान सदिश, एक दिशा होना मतलब समान सदिश, और विपरीत दिशा होना मतलब विपरीत सदिश की हम इस प्रकार विभेद कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ये जो सदिश रूप है P बराबर mv, इसको देखकर आप मुझे बता सकते हो कि P और V दोनों इस फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव चिन्ह नज़र आ रहा है, इसका मतलब P की डायरेक्शन वही होगी जो V की डायरेक्शन है। क्लियर है? ये हो गई संवेग के बारे में चर्चा, और कुछ एक दो विशेष बातें भी हमने पढ़ी हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो संवेग क्या होता है समझ में आ गया? द्रव्यमान और वेग का गुणा संवेग कहलाता है,
ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणा संवेग कहलाता है। कोई भी वस्तु आप ले सकते हो, उसके द्रव्यमान और वेग को गुणा कर दो, उसका वजन कितना है और वो किस स्पीड से गति कर रहा है, उसको गुणा कर कर आप संवेग यानी मोमेंटम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बात आ रही समझ में। इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होगा, सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है। जैसे मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा, जैसे सपोज करो एक ये गाड़ी है, ठीक है, ये कार है, सपोज करो इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रही है। अब v सदिश राशि है तो वेग की डायरेक्शन लिख दी, तो इसका मोमेंट भी इस तरफ होगा p और उसका मान होगा m इंटू वी। ठीक है, क्लियर है। इस संवेग पर भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे ऐसे बोल दिया जाए आपको कि एक गाड़ी है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक ट्रक है वो भी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों में से संवेग ज़्यादा किसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब एक एग्जांपल दे दिया, गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, उसकी स्पीड भी 50 है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर, एक एग्जांपल दे दिया, जैसे मानो एक छोटी गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है, दोनों का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि गाड़ी और जो बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी है उनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो संवेग बताओ किसका ज़्यादा होगा। अब देखो स्पीड दोनों की बराबर है, जब स्पीड बराबर है तो आप फॉर्मूले के अंदर आओ। फॉर्मूला कहता है कि v और m दोनों का गुणा करना है, v दोनों में इक्वल है, तो फिर बात आगे रुक गई द्रव्यमान पर। तो स्पष्ट बात है कि छोटी गाड़ी का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, जो छोटी गाड़ी है उसका द्रव्यमान कम होगा, यानी m मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी गाड़ी और m यहाँ लिख दिया मैंने बड़ी गाड़ी, जो भी बड़ा कोई ट्रक है, तो बड़ी गाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है, v इक्वल है दोनों में, तो स्पष्ट सी बात है जो छोटी गाड़ी का संवेग है वो कम होगा और बड़ी गाड़ी का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान। किसकी वजह से, द्रव्यमान की वजह से। ठीक है, तो द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से बड़ी गाड़ी का संवेग ज़्यादा होगा और छोटी गाड़ी का संवेग कम होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्पीड मैंने दोनों की बराबर ली है। अदरवाइज दोनों ही अलग अलग हो, वेग भी अलग है, द्रव्यमान भी अलग है, वेग भी अलग है, द्रव्यमान भी अलग अलग है, तो आप इनका गुणा करके देखो, जो उत्तर ज़्यादा आता है वो संवेग ज़्यादा होगा, जो उत्तर कम आता है वो संवेग कम होगा। ये हो गई संवेग के बारे में चर्चा। ठीक है, अब संवेग के बारे में मात्रक वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं बात करूँगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। अब मैं नियम पर आता हूँ। ठीक है, अब मैं नियम की चर्चा करता हूँ, सेकंड नियम, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु हो उसका जो संवेग परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो परिवर्तन होता है, वो भी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसका हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, जैसे हम हैं, आज हमारी उम्र जो भी है, आज हमारी शक्ल जो भी है वो हमें पता है, लेकिन जैसे ही 5 साल 10 साल निकल जाएंगे तो हमारी शक्ल और उम्र में अंतर हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। ठीक है, वैसे ही कोई भी राशि हो उसमें समय के साथ परिवर्तन अगर हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि परिवर्तन की दर, ये शब्द यूज में लेते हैं। किसी भी राशि में अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो आपको नाम मिलेगा परिवर्तन की दर। तो न्यूटन क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसका कथन लिख रहा हूँ कि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। आप समझना बच्चों, परिवर्तन की दर, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। दर नाम आ गया ना, दर। ठीक है, परिवर्तन की दर उस पर जो बल लग रहा है उस पर आरोपित बल के
समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है, यहां लिख देता हूं, जिस दिशा में बल लग रहा है। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में यह परिवर्तन की दर होती है। अब देखो, परिवर्तन संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग संवेग होता है। कोई भी चीज है, उसका द्रव्यमान अगर मैं देखूं तो द्रव्यमान निश्चित अगर मान के चलूं कि 50 किलो की कोई चीज है तो 50 किलो की रहेगी वो, ठीक है। लेकिन वेग की बात करूं, यानी वेग क्या होती है? वेग हमने पढ़ा है विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? उस पर बल लगा रहे हो, वस्तु पर आरोपित बल। आपने वस्तु पे बल लगाया यानी वस्तु को धक्का दिया। जब आप वस्तु पे धक्का दोगे तो धक्का देने से वस्तु की स्पीड में तो अंतर आएगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। आपने वस्तु पे क्या लगाया? बल लगाया। जब वस्तु पर आप बल लगाओगे तो बल लगाने से, यानी जैसे सपोज करो एक कोई वस्तु है वो गतिशील है, ठीक है, और गतिशील वस्तु पर आपने अचानक धक्का लगा दिया, बल लगा दिया, तो बल लगाने से उसका द्रव्यमान तो बदलना नहीं है, ठीक है। उसका क्या द्रव्यमान बदल जाएगा कि धक्का लगाने से? नहीं बदलेगा। धक्का लगाने से उसकी स्पीड जरूर बदल जाएगी। क्लियर है बात इतनी? तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, स्पीड बदल जाएगी, इसका मतलब संवेग बदल गया, ठीक है। क्या बदल गया? संवेग बदल गया। द्रव्यमान नहीं बदला, वेग बदल चुका है, इसका मतलब संवेग बदल गया। अरे इन दोनों में से कोई भी एक मान बदलेगा तो P तो बदलेगा, संवेग बदलेगा, चाहे M बदलो चाहे V बदलो, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन होगा। कब? बल लगाने से। तो न्यूटन ये कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन है, यानी dP बटे dt, ये कहलाता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। ये परिवर्तन की दर जो आप बल लगा रहे हो, आरोपित जो बल लगा रहे हो, उस बल के समानुपाती होता है। और संवेग सदिश है तो ये बल भी सदिश है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर जिसके सापेक्ष हमेशा परिवर्तन होता है उसको हमें d/dt लिखते हैं, ठीक है। दर नाम आ गया। अगर और कोई राशि हो तो इस प्रकार हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे चलकर आप अवकलन पढ़ोगे तब ये चीज़ें, क्योंकि ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये चीज़ें आपके सामने आती जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पर। जब भी दर नाम आ जाए तो समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होगा और उसे हम d/dt लिखेंगे। परिवर्तन की दर d/dt, किस में परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन। तो dP/dt समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह है किसके? जो बल आप लगा रहे हो उस बल के, और दिशा वही होगी जो बल की है, ठीक है। बात समझ में आई आपके? दिशा वही होगी जो किसकी है? बल की। ये होगा इसका सदिश रूप। अब समानुपाती का जब भी चिन्ह हटता है बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है। समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आता है। मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया k, और f की जगह पड़ा है f। यहां k एक समानुपाती स्थिरांक है, अनुपातिक स्थिरांक भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका मान जो है वो 1 होता है। इसका मान कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन गया, dP/dt बराबर F वेक्टर। समझ में आ रही बात मेरी? dP/dt बराबर क्या?
एफ वेक्टर। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इसको और आगे लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि सर P बराबर होता है mv होता है, तो मैं यहां पर ये चीज लिखूं तो d/dt mv बराबर f। अब बताओ, परिवर्तन समय के साथ आपने धक्का दिया है तो समय के साथ क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान को तो निकाल दो बाहर, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, और परिवर्तन होगा किस में? वेग में। बराबर किसके हो गया? एफ के। समझ में आ रही बात मेरी? समय के साथ द्रव्यमान तो बदलना नहीं है, तो द्रव्यमान मैंने इस कोष्टक से बाहर ले लिया, खाली वेग में परिवर्तन हो रहा है। बराबर क्या लिख दिया? एफ। अब जो यहां ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, एक चीज बन गई dv/dt। जब भी ये d लगे ना, d/dt, d का मतलब होता है परिवर्तन। d का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो ऊपर तो है वेग में परिवर्तन, और नीचे dt लिखा हुआ है, इसका मतलब समय में परिवर्तन। बात आ रही है समझ में? ऊपर वेग में परिवर्तन, नीचे समय में। और वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण होता है बच्चों, ए वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो मैंने ये भी वेक्टर लिखा है, ठीक है? तो ये क्या बन गया? इसी चीज का हम प्रारूप लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या? एम, यही लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। ये लो, ये बल का फॉर्मूला भी हो गया, एफ बराबर एम ए, ठीक है? अगर दिशा वगैरह हटा के लिखें तो बल का सूत्र क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए। आई बात समझ में? ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, और इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। तो पहले हमने संवेग को पढ़ा और कुछ एक दो पॉइंट और विशेष पढ़े, उसके बाद न्यूटन के द्वितीय नियम के स्टेटमेंट को पढ़ा। थोड़ा सा नए बच्चों के लिए थोड़ा सा ये नई चीज़ है, इसलिए समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा अगले वीडियो के अंदर। और इस टॉपिक को क्लियर करना बच्चों, क्योंकि ये थोड़े से गणित के आधारभूत टॉपिक भी हैं, इसमें गणित भी कुछ काम में ली जा रही है, तो कुछ नई चीज़ें होती है तो बच्चों को थोड़ी कम समझ में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे विज्ञान के टॉपिक पढ़ोगे तो ये पॉइंट है वो आप लोग ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये बेसिक हो जाएंगी, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतने ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाऊंगा और इसके एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।